हे गाइस, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। वांग जी को विंग मतलब विंग को वांग जी एक बुला के बाहर छोड़ता है और फिर कहता है मैं तुम्हें कब लेने आऊँ। जिस पर विंग कहता है अगले दिन। जिस पर वांग जी कहता है इसी टाइम पर। फिर विंग कहता है हाँ इसी टाइम पे, तब तक मैं और हमारी बेटी तैयार जाएगी। ये बात सुनने के बाद वांग जी खुश हो जाता है और कहता है अब तुम्हें पता है ना ये किसकी बेटी है। जिस पर वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है हाँ हमारी बेटी है। जिस पर वांग जी कहता है तो हम से मैरिज करने के लिए तैयार होना। वांग जी से विंग ये बात सुनकर विंग एक थोड़ा सा शर्माता है और कहता है ठीक है मैं आपसे मैरिज करने के लिए तैयार हूँ। इस पर वांग जी कहता है हाँ हम भी मैरिज करने के लिए तैयार हैं। इस पर वांग जी की बात सुनकर विंग को इस बार थोड़ा अजीब लगता है कि हम भी मैरिज करने के लिए तैयार हैं। बट विंग को ऐसा लगता है जैसे वांग जी की आदत है हम बोलना। तो फिर विंग कहता है ओके ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। जिस पर वांग जी कहता है ठीक है बाय। जिस पर वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है ओके बाय। ये कहने के बाद विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है। खुशी खुशी अपने घर में खुश रहा होता है। तभी विंग को एक आवाज़ सुनाई देती है। एक लेडी विंग से कह रही होती आ गए महाराज, बड़ी जल्दी आए हो। इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी, थोड़ा और दिनों बाद ये आवाज़ सुनने के बाद विंग कहते हैं मॉम मैं आ गया। ये इतना ही बोला होता है विंग ने कि विंग के गालों पे एक चाटा पड़ता और बोलती हैं मैडम यू, कोई और नहीं मैडम यू थी। तुम्हारी मॉम नहीं हूँ मैंने तुम्हें सिर्फ गोद लिया था। मैंने भी नहीं, तुम्हारे अंकल ने तुम्हें गोद लिया था। अब उनकी डेथ हो चुकी है तो अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है और तुम दोबारा से अपने मुँह से मॉम मत बोलना। इस पर विंग कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपना मुँह बंद कर लेता है। वहीं फिर मैडम यू बोलती हैं कि तो तुम्हें पता है ना तुम्हें मुझे किस नाम से बुलाना है। इस पर विंग बोलता है यस मैडम यू। ये बात सुनने के बाद मैडम यू कहती और हाँ तुम्हारी बेटी जो कि रो रो के दिमाग ख़राब कर रही थी मेरी, मैंने उसके गालों पर तो चाटे लगा के उसे चुप करवा दिया। इस पर विंग कहता है मॉम आपने मेरी शादी तो जबरदस्ती करवाई थी, मुझे ये बात याद है। और आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हैं। आपने मुझे जबरदस्ती उस लड़की के साथ सुलाया था। मैंने उस रिश्ते को कबूल किया क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी और फिर मैं अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकता था। इसलिए मैंने जैसे तैसे करके आपकी बात मानी और उस लड़की से शादी की। बट अब आप क्या कर रही हो मॉम। मॉम आप कैसे ऐसा कर सकती हो मेरी बेटी के साथ। पहले आप ही की वजह से मैंने उससे शादी की थी। अगर आप मेरे तो वो कहती है मैडम यू कहती है मैंने तुम्हें इसलिए करवाई थी उससे शादी क्योंकि उसके पापा रईस थे, उसके पापा की नौकरी थी, उसके पापा के पास बिजनेस था जो मुझे चाहिए था और मुझे वो मिला। और उसके बाद मुझे उसकी बेटी से क्या लेना देना, वो तुम जानो और तुम्हारी बेटी जाने। मुझे उस बिज़नेस से मतलब था जो मुझे मिल चुका है। और वैसे भी उसकी डैड की तो डेथ हो चुकी है ना। इस पर बिंग कहता है मुझे पता है मॉम उसकी डेथ कैसे हुई है और उसकी बेटी की डेथ और उसकी मॉम मतलब डैड की डेथ कैसे हुई है, मुझे ये सब पता है। बट मॉम मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मैं आपसे नफरत करने लग गया हूँ मॉम। बट मैं आपसे, आपने मुझे पाला है, आपने मुझे पोसा है, मैं इसलिए आपसे नफरत भी नहीं कर सकता और आपके बारे में किसी को बता भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। इस पर मैडम यू कहती है तुम्हारे पास कोई प्रूफ इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। ये बात मैडम यू कहती तो है बट उनके चेहरे पे और उनकी बोली में बहुत अजीब था। उनकी बोली कुछ और कह रही थी, उनका चेहरा कुछ और कर रहा था। बट ये बात विंग पे ध्यान नहीं देता और विंग भी जानबूझकर ऐसा बिहेव किया था कि उसने कुछ जानबूझकर ही बोला था। विंग इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानता था कि सच में उसके मॉम ने किसी का डेथ किया है नहीं। बट विंग सिर्फ और सिर्फ इस बात पे इसलिए कहता था क्योंकि उसे थोड़ा सा डाउट था और ये डाउट भी किसी और ने नहीं बल्कि उसकी वाइफ ने मरते समय बोला था तुम्हारी मॉम मॉम। इस वजह से विंग को लगा था कि ये उसकी मॉम की गलती और इसी वजह से विंग अपनी मॉम से थोड़ा दूर रहना चाहता था, कहीं उसकी बेटी की भी डेथ ना हो जाए। विंग ये सब सोच रहा होता है अगर गलती से भी मॉम मैडम यू मतलब कि उसकी मॉम इस सब में इन्वॉल्व हुई तो उसकी बेटी की डेथ हो सकती है। ये बात जानकर विंग इसीलिए उस घर से जाना चाहता था। और विंग कहता है ठीक है मॉम आपको मेरी बेटी से इतनी दिक्कत है ना, वैसे भी मैंने अपनी बेटी के लिए और अपने लिए जुगाड़ कर लिया। जिस पर मैडम यू कहते तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें पता है ना तुम्हारी वजह से मैं नहीं चाहती मेरा बिजनेस खराब हो और तुम्हें पता है मेरे बिजनेस का ज़्यादातर काम मैं तुमसे करवाती हूँ। और हाँ मेरा काम कोई और नहीं कर सकता, तुम करते हो तुम, और तुम्हारे अलावा मैं किसी और को अपने काम को नहीं करवाना चाहती। इस पर बीइंग कहता है जी मॉम। फिर मैडम यू कहती है तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारी हूँ कौन, बार बार तुम मुझे जो मॉम बोलते हो। और हाँ तुम्हें याद होना चाहिए तुम हो कौन, तुम मेरी नज़र में एक कुत्ते हो, कुत्ते तो मैं उसी तरह से मैं पाल रही हूँ। तुम्हें पाला है बचपन से मैंने, एक कुत्ते के लिए वफादार बनो ना कि नौटंकी आवाज़। इस पर विंग कहते हैं मॉम मैं आपका हर बात मानूंगा, जैसा आपने कहा मैं वो सब करूँगा बट मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता। इस पर ठीक है तुम जो मैंने एक पेपर पे साइन करोगे तुम वो करोगे जो मैं चाहती हूँ। जिस पर मैडम से विंग कहता है मैडम मैं आपकी हर बात मानता हूँ, आपको पता है ना मैं आज तक आपकी कोई बात मैंने वो की है। इस पर मैडम यू कहती है तुम अपनी बेटी को तो ले जा रहे हो ना, तो
इस पर मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम वो करोगे जो मैं चाहता हूँ। इस पर विंग कहता है मैं आपकी हर बात मानता हूँ और मैं आपकी हर बात मानूँ मॉम, आपने मुझे पाला है। इस पर विंग की बात सुनकर मैं मैडम भी कहती थी बढ़िया, तुम्हें ये बात याद होनी चाहिए कि मैंने तुम्हें पाला है और ये बात तुम गलती से भी मत भूलना, मैंने तुम्हें इसीलिए पाला है, तुम मेरे कुत्ते बनो, वफादार कुत्ते। ये बात सुनने के विंग को थोड़ा बुरा लग रहा होता है। विंग को पहले ही बहुत बुरा लगता है, विंग की आंखों से आंसू आ रहे होते, बट विंग इस बात पे ध्यान नहीं देता और अपनी बेटी के पास जाता है, उसे प्यार व्यार से उठाता है और उसे खाना खिलाता है। विंग पूरी तरह से तैयार करता है और बड़ी बेटी जो सिर्फ 4 साल की थी उसे ख्याल रखता है, उसका ध्यान रखता है और उसे खाना वाना खिलाने के बाद वो कहता है बेटी अब हम यहाँ से चले जाएंगे। जिस पर वो लड़की बोलती है ठीक है मॉम डैड डैड बट हम कहाँ जाएंगे। जिस पर विंग कहता है बेबी तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी दादी तुम पर गुस्सा करती है, तुम उनके साथ नहीं रह सकती, वो तुम पे मारती भी हैं। इस पर इसलिए मैंने सोचा कि अब हम कहीं और रहें। जिस पर बोलती है जिनी, जिनी नाम है उसका। जिनी कहती है डैड बट हम हल्के हल्के यहाँ पे रहना से सीख लेंगे। जिस पर विंग कहता नहीं हम यहाँ आपकी वजह से नहीं रहना चाहते, मैं नहीं चाहता आप हल्के हल्के यहाँ पे गुजारा करना सीखो, मैं नहीं चाहता तुम एक फ्री वर्ल्ड बनो बेबी। ये बोलने के बाद विंग कहता है बेबी तुम इस बात से बुरा मत मानो, बट हम अपने घर में रहेंगे और हाँ मैंने तुम्हारे लिए एक डैड चूज़ किए, क्या तुम्हें वो पसंद आएंगे। इस पर विंग की बात सुनकर जिनी कहती है डैड बट मॉम मॉम बट विंग कहता है तुम्हें पता है ना तुम्हारी मॉम पहले ही डेथ हो चुकी है 1 साल पहले। इस पर जिनी कहती है ठीक है डैड मैं डैड के साथ काम चला लूँगी। इस पर विंग कहता है तुम्हें चलाना नहीं है बेबी, अगर तुम चाहो तो हम मना कर सकते हैं। इस पर जिनी कहती नहीं डैड मैं डैड डैड के साथ रह लूँगी। ये बात बोलती है जिनी। जिनी की बात सुनकर विंग कहता है ठीक है तो हम जिनी चलो कल हमारे डैड तुम्हारे न्यू डैड तुमसे मिलने आएंगे। इस पर जिनी कहती है तो हम क्या उनके साथ रहेंगे। इस पर विंग कहता है हाँ। तो फिर जिनी कहते हैं ये अब हमारे नए घर में होगा, हमारे पास डैडी होंगे, मेरे पास 2 डैडी होंगे, मैं उनसे डैडी की जगह मम्मी बोलूँ। इस पर विंग कहता नहीं आप मुझे मम्मी बोल देना। जिस पर विंग कह की बात सुनकर जिनी कहती जिनी डैडी मम्मी बन गए, जिनी डैडी मम्मी बन गए। ये बात कह रही होती है जिनी। जिनी कहती है जिनी खुश है, जिनी बहुत खुश है जिनी की आप डैड और मम्मा दोनों हैं। पर जिनी दीदी आपको मम्मा नहीं कहना चाहती, जिनी आपको पापा बोलेगी, जिनी आपको मम्मा बोलेगी, जिनी आपको डैडी बोलेगी या मम्मा बोलेगी। पर इस पर जिनी कन्फ्यूज होती है वहीं मतलब विंग कहता है कोई बात नहीं बीवी आप मुझे जो बोलना चाहो मैं वो सुनने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी आप सिर्फ मेरे हो और अब आप उनके भी हो तो आप उन्हें डैड बोल सकते हो। जिस पर जिनी खुश होती है कहते ठीक है डैड अब मेरे पास 2 डैड है बट मैं आपको मम्मा बोलूँगी क्योंकि आपने परमिशन दी है तो मैं आपको मम्मा बोलूँगी, वरना मैं उन डैड से बोलता कि मैं क्या उन्हें मम्मी बोल सकता हूँ। इस पर विंग कहता है ठीक है अब तो मुझे मम्मा बोल लेना और अब हम पैकिंग करते हैं हमें कल जाना है इसी। तो जिस पर जिनी कहती तो हम किस टाइम पे जाना है। जिस पर विंग कहता है वही 7 बजे इसी टाइम। तो कहती बट अभी तो लाइट हो रही है ना, कल हम इस टाइम पे तक चले आएंगे। इस पर जिनी की बात सुनकर विंग कहता है हाँ हमें जाना ही होगा, नहीं तो मैडम यू मतलब कि मॉम नाराज़ हो रही है ना तुम पे, तुम मेरे हाथ भी उठाती और मैं नहीं चाहता वो तुम पे हाथ उठाए। बात सुनने के बाद जिनी कहती ठीक है डैड अब हम इस घर में नहीं रहेंगे और डैड मैं इस घर में दोबारा नहीं आना चाहता। ग्रैंड माँ डांटती है, ग्रैंड माँ मारती भी है जिनी को, जिनी पिटना नहीं चाहती। ये बात सुनकर विंग कहता है ठीक है जिनी अब तुम्हें ग्रैंड माँ नहीं मारेंगी क्योंकि अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगी ना, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर जिनी कहती हाँ जिनी बहुत ज़्यादा खुश है, जिनी खुश है हम जिनी ग्रैंडपा के पास कभी नहीं आएगी। इस पर विंग कहता है ठीक है मैं तुम्हें कभी नहीं लेके आऊँगा। जिनी की बात सुनकर विंग बहुत ज़्यादा उदास होता है, वो रोना चाहता था बट विंग रो नहीं सकता था कि विंग जिनी के सामने रोना नहीं चाहता था। विंग जिनी को ऐसा नहीं दिखाना चाहता था कि वो कमज़ोर पड़ रहा है। वहीं विंग सोचता था कि उसकी मॉम कैसा कर सकती है जिनी के साथ और वो जिनी से अभी से ही इतना रूड बिहेव करती है, बाद में जाके वो जिनी पे कैसा बिहेव करेंगे। इसलिए विंग जिनी को लेके कहीं और रहना चाहता था और इसीलिए विंग ने वांग जी की प्रपोजल भी मान लिया था क्योंकि विंग जानता था अगर वो कहीं इस घर से बाहर जाना चाहता है और जिनी को एक अच्छी लाइफ देना चाहता है तो ज़रूर उसके साथ मॉम नहीं बट मैं उसे डैड दे सकता हूँ। ये सोचकर विंग खुश था। विंग ने सोचा था मैंने अच्छा फैसला लिया है, मैंने जिनी को सोचकर फैसला लिया और इसीलिए मेरा फैसला सही है। ये सोचकर विंग कहता है बट अब मुझे अपनी और जिनी की पैकिंग करनी होगी। विंग रात में ही पूरी पैकिंग करने लगता है बट विंग अभी तक आधी पैकिंग कर पाया होता है कि जिनी कहती मैं सोना चाहता हूँ डैडी डैडी मैं सोना चाहता हूँ। इस पर जिनी की बात सुनकर विंग कहता है ठीक है बेबी हम सोते हैं। ये कहकर विंग और जिनी दोनों को पकड़कर विंग कस के वहीं बेड पर सो जाता है। विंग की बॉडी थोड़ी थोड़ी दर्द कर रही थी या फिर कहूँ बहुत दर्द कर रही थी बट विंग इस सारी दर्द को भूल चुका था जिनी के आगे। बट विंग पूरा टाइम दर्द था
बट इस समय विंग के दिल में जो खुशी अपनी जिनी बेटी को गले लगा के हो रही थी, वो खुशी एक डैड और एक बेटी के बीच में ही हो सकती है। विंग इस खुशी के आगे सब कुछ भूल जाना चाहता था। वहीं जिनी और विंग सो जाते हैं। वहीं वांग जी अपने घर में आता है जहाँ पे लांजन होता है। तो कैसी रही, जिस पर वांग जी कहता है भैया वो तैयार है हमारे साथ रहने के लिए। जिस पर विंग की बात मैं सुनकर वांग जी और लांजन दोनों ही खुश होते हैं। वो कहते हैं बट उसे हमारे बारे में जल्दी नहीं पता चलना चाहिए जब तक कि हम ना चाहे। जिस पर वांग जी कहते हैं भाई बट अभी हमारे तीसरे भाई के बारे में क्या। वो कहते हैं वो मुझसे भी छोटा है, मैं उसे समझा दूंगा। बट आपको तो पता है ना वो इतनी जल्दी नहीं मानेगा, उसे अभी हमारे प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिस पर विंग के बारे में जानकर वो खुश होगा। उसे एक बार विंग की शक्ल दिखा दो, वो उसकी शक्ल में खो जाएगा और फिर वो हमारी बात मान जाएगा, क्योंकि उसे भी विंग उतना ही पसंद आएगा जितना हमें पसंद है। वो हमारी पसंद से अलग पसंद कैसे रख सकता है, तुम ये बात जानते हो ना वांग जी। इस पर वांग जी कहते हैं बट मैं उसे ऐसे कैसे विंग को दिखा सकता हूँ। बट उसे हमारे बारे में बताओ कि हम शादी करना चाहते हैं, और उसे ये बताओ कि हमें एक लड़का पसंद है और हाँ साथ में उसकी एक बेटी है जो हमारे साथ रहेगी। बट भाई उसे पता चल गया कि अभी उसे हम तीनों के बारे में नहीं पता है। तो इस पर वांग जी कहता है कि बात सुनकर लांजन कहता है तो मैं कुछ और देखते हैं, कुछ टाइम रुको, फिर जब हमारी मैरिज होने वाली होगी तब हम उससे साइन ले लेंगे। बट उसे बताएंगे नहीं कि हम उससे साइन क्यों ले रहे हैं, ये बात हम उसे तब बताएंगे जब हमारी मैरिज हो जाएगी। इस पर उसे मानना ही होगा। वैसे भी जब वो भी उससे प्यार करेगा तो वो उससे मैरिज करने के लिए क्यों नहीं तैयार होगा। इस पर वांग जी कहता है ठीक है भाई हम ऐसा ही करेंगे। ये सोचकर वांग जी अच्छा तो उस रूम में चले जाता है, रुक जाता है। भाई लांजन उसके बगल वाले रूम में, यानी कि जो रूम दिख नहीं रहा था उसमें जाता है, और उसके अगले भी एक रूम होता है जिसके बारे में दोनों ही रूम गुप्त होते हैं। उस रूम के आगे जो कि पहला रूम, उसके रूम के अंदर एक रूम और रूम के अंदर एक रूम, बट वो दोनों रूम छुपे हुए होते हैं और दिख रहा होता है सिर्फ एक रूम दिख रहा होता है और बाकी के दो रूम छुपे हुए होते हैं। वो घर इस तरह से डिजाइन किया होता है कि उसके सब दरवाजे खुले और सब तरफ से आ सकते हो, बट कोई भी दरवाज़ा किसी भी बाहर वाले को नहीं पता है। उन तीनों भाई के अलावा किसी चौथे को उस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता, एक छोटी सी भी डिटेल भी नहीं, क्योंकि वो भाई तीनों के तीनों ऐसी लाइफ जीते हैं जिस बारे में कोई भी नहीं जानता। वो तीन है इस बारे में बहुत कम लोगों को पता है, ना के बराबर लोगों को, बट जिन्हें भी पता है उन सब में से बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें इसके बारे में पता है। बट इस समय वांग जी जो कि बाहर थे, बाकी दो के में से एक रूम खाली था और दूसरे रूम में लांजन लांजन विंग के ख्यालों में था। उसके रूम में भी विंग के फोटोज लगे हुए थे और उसके बगल वाले रूम में भी लगाए गए होते हैं, जिससे कि अगर कभी वो आए और उस फोटो उसको देखे तो उसे भी उससे प्यार हो जाए। ये सोचकर वांग जी और लांजन ने उसके रूम में भी लगाया और अपने रूम में विंग के आने का इंतजार दोनों खुशी खुशी कर रहे थे। वहीं विंग भी अपनी पैकिंग कर चुका होता है। अगला दिन विंग और वांग जी दोनों ही खुश होते हैं। वहीं लांजन भी खुश होता है कि अब विंग उनके घर में आ रहा है। बट वहीं विंग जो कि बची हुई कुछ पैकिंग कराता है, वहीं विंग ने जिनी को पूरी तरह से तैयार कर दिया होता है। जिनी बहुत ज़्यादा खुश होती है। वहीं शाम होते होते विंग की पूरी पैकिंग हो जाती है। विंग ने ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया था, बट जिनी की जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब ले ली थी और कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ें, और विंग ने ज़्यादा पूछकर एक गन ली थी और वो गन भी विंग को मैडम यू ने रखने के लिए कहा था, और खासकर मैडम यू ने विंग के लिए ये गन दी थी और कहा था इसे अपने पास रखना। विंग को ये तो नहीं पता कि वो गन मैडम यू ने विंग को अपने पास रखने के लिए क्यों दी है। विंग इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, बट मैडम यू ने कहा था तो विंग ने रख ली। इसके बाद विंग और जिनी को लेने के लिए वांग जी की गाड़ी आ चुकी थी। विंग बहुत खुश था। विंग जिनी को अच्छे से रखना चाहता था, इसलिए विंग बहुत ज़्यादा खुश था कि अब मैडम यू के साथ नहीं रहेगा और जिनी को अब उसकी वजह से कोई भी तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। बट विंग दुखी भी था कि उसे अपनी मॉम के साथ रहने का मौका नहीं मिलेगा। विंग अभी भी मैडम यू को अपनी मॉम समझता था, चाहे उनने कितनी भी गलती की हो। विंग को कितना भी बुरा समझती हूँ, बट विंग की आंखों में तो अपनी मॉम की आंख पर्दा बना होता है। जैसे कि विंग अपनी मॉम के आगे पीछे कुछ देखता है ही नहीं, ये बात वांग जी भी जानता था। बट वांग जी अभी इस समय कुछ नहीं दिखाता और जिनी से बहुत ही अच्छे से मिलता है। वहीं जैसे ही वांग जी से जिनी मिलती, जिनी बहुत खुश होती है, कहती डैडी डैडी बोलकर जिनी वांग जी के पास जाती है और फिर वहीं वांग जी कहते हैं हमें तुम बहुत पसंद हो। ये बात सुनने के बाद जिनी कहती अच्छा डैडी बट मॉम मॉम। जिस पर विंग ये सुनने की बात शर्माने लगता है। वहीं वांग जी कहते हैं हाँ
ये तुम्हारी मॉम और मैं तुम्हारा डैड। फिर ये सब बातें होने के बाद विंग, वांग जी और जिनी तीनों गाड़ी में बैठते हैं और साथ में जाने लगते हैं। जैसे ही विंग, वांग जी और जिनी वांग जी के घर पहुंचते हैं तो जिनी वो घर देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। जिनी कहती है डैड, डैड ये घर बहुत खूबसूरत है, जिस पर वांग जी और विंग दोनों ही खुश हो जाते हैं। तभी जिनी कहती बट डैड मैं कहाँ रहूँगी, मेरा घर कौन सा है, मेरा कमरा कौन सा है। जिस पर जिनी से वांग जी कहता है तुम्हारा कमरा, वो तो मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए डेकोरेट करवाया है। इस पर जिनी कहती है अच्छा डैड तो फिर चले। जिस पर वांग जी कहता है हाँ चलो। विंग, जिनी और फिर वांग जी तीनों वांग जी विंग को लेके और जिनी को लेके उस रूम तक पहुंचता है जो वांग जी ने खासकर जिनी के लिए डेकोरेट किया था। वो रूम इतना ज़्यादा खूबसूरत था, वो पूरा पिंक कलर से डेकोरेट था। वहाँ पर टेडी बियर, पिंक बेड, वो पूरा रूम फेरी टेल्स की तरह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग उस रूम को देख के चौंक जाता है, क्योंकि विंग ने भी इतना खूबसूरत रूम नहीं देखा था। और फिर जब जिनी का फेवरेट कलर पिंक था, इस बारे में विंग को पता था, बट वांग जी को तभी विंग सोचता है शायद कि लड़कियों को पिंक कलर पसंद होता है, ऐसा कहते हैं, तो शायद वांग जी ने भी इस वजह से पिंक कलर किया हो। ये सोचकर विंग खुश होता है कि वांग जी ने मेरी बेटी के बारे में इतना सोचा। विंग खुश होता है कि अब मैं वांग जी के भरोसे अपनी बेटी को छोड़ सकता हूँ और शायद मैंने सही इंसान से मैरिज करने का फैसला लिया है। विंग यही सब सोच रहा होता है और विंग इस बात से खुश भी होता है। तभी वांग जी को देखता है विंग को, जो कि थोड़ा अजीब और थोड़ा अलग सा मुँह बनाया हुआ था। विंग की ऐसी हरकत देख के वांग जी को अच्छा लगता है, क्योंकि वांग जी समझ रहा था कि विंग भी बहुत ज़्यादा हैरान है। तभी जिनी को उस रूम में छोड़ने के बाद वांग जी कहता ठीक है बेटा, आप इस रूम को अच्छे से देखो और उसके बाद बाहर पहुँच जाना। क्या बाहर पहुँच जाओगे? इस पर जिनी कहती है जी डैड मैं पहुँच जाऊँगी, जैसे अंदर आई थी वैसे ही बाहर जाना है। ये सब सुनकर वांग जी कहता है हाँ बेटा बिल्कुल ऐसा ही करना है। इस पर फिर जिनी कहती है ठीक है डैड। फिर वांग जी विंग को लेकर अपने रूम की तरफ जाता है और कहता है ये मेरा रूम है और विंग तुम्हारा रूम इसके सामने वाला है। इस पर विंग अपने रूम में जाने लगता है। जैसे ही विंग अपने रूम में पहुंचता है तो विंग उस रूम को देखता है। वहाँ पर एक अलमारी थी और मतलब एक ड्रेसिंग रूम था, एक वैसा था और एक जिसमें चेयर बेंच लगी हुई थी, और मगर वहाँ पे एक चीज़ नहीं थी। तो वो क्या था बताएं? बेड, जो कि विंग के रूम में नहीं था। सोफ़ा था, सब कुछ था, बट बेड नहीं था। ये सोचकर विंग को थोड़ा अजीब लगता है। फिर विंग वांग जी की तरफ देखता है तो फिर विंग कहता है मैं सोऊंगा कहाँ? जिस पर वांग जी कहता है तुम मेरे साथ सोओगे तो तुम्हारे कमरे में बेड रख के मुझे क्या करना था, इसलिए मैं तुम्हारे रूम में बेड नहीं रखा है। इस पर विंग कहता है ओह। विंग इतना ही बोलता है कि वांग जी उसे पकड़ता है और कहता है तो अब नाइट हो चुकी है और हम लोग को सोना चाहिए खा पी के। इस पर विंग कहता है ओके। तो फिर विंग और वांग जी वापस विंग जिनी के रूम में जाते हैं और फिर जिनी को लेके सीधे डाइनिंग टेबल पे जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर पहुंचने के बाद विंग नाश्ते को देखना चाहता था, बट वहाँ पे कोई नाश्ता नहीं था। इस पर वांग जी कहता है ओह सॉरी डिनर नहीं था। इस पर वांग जी कहता है और रुको मैं भी आया। जिस पर वांग जी पहले अपनी गाड़ी के पास जाता है, वहाँ से खाना लेता है और फिर किचन में आता है। किचन के आने के बाद वांग जी 3 लोगों का खाना नहीं बल्कि 4 लोगों का खाना लगाता है, बट वांग जी 3 लोगों का खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचता है। तो जैसे ही वांग जी डाइनिंग टेबल पर पहुंचता है, फिर वो चारों मतलब तीनों लोग खाना खाने चालू कर देते हैं। बट वही एक और इंसान था जो ऊपर रूम से उन तीनों को देख रहा था। वो बहुत खुश था, वो और कोई नहीं लांचान था, जो कि उन तीनों को देख रहा होता है और कहता है माई फैमिली, हमारी फैमिली बहुत खूबसूरत है विंग। ये बात बोलने के बाद लांचन वापस अपने रूम में जाता है और वहाँ जाकर अपना खाना खाने लगता है। वांग जी लांचन इस बारे में सब कुछ जानता था, तो फिर वांग जी ने और लांचन ने पहले ही से ही अपने खाने का इंतजाम कर दिया था। वांग जी तो अपना खाना ले आता है, बट लांचन भी जाकर किचन से अपना खाना ले चुका था। इस बारे में विंग को कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि वो घर इस तरीके से बनाया गया था कि उस घर के मालिक नहीं, जो उन घर में रहते उन सबको कुछ नहीं पता चलेगा, बट जिन्हें इस घर के बारे में सब कुछ पता है वो कहीं से भी जाकर कुछ भी ले सकते हैं। इस बारे में विंग को और जिनी के अलावा उन तीनों बंदों को मतलब उस घर में रहने वाले 3 भाइयों को पता था। बट वांग जी और विंग और जिनी अभी खाना खा रहे होते। खाना खाने के बाद वांग जी और विंग जिनी के पास उसके रूम में जाते हैं, जहाँ पे विंग पहले जिनी को सुलाता है। सुलाने के बाद वांग जी बार बार विंग को इशारा कर रहा था कि चलो, बट जिनी के पास रुक रहा था विंग बार बार। विंग को पता नहीं बहुत ज़्यादा शर्म और बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। विंग कुछ अजीब फील हो रहा था, बट विंग इस बात पर ध्यान नहीं देता और सीधे जिनी को सुलाता है। बट सुलाने के बाद वांग जी विंग को पकड़ता है और कहता है बहुत हो गया, मैं देख रहा हूँ तुम्हें, कब से तुम बचने की कोशिश कर रहे हो। इस पर विंग कुछ नहीं कहता और जैसे ही वांग जी विंग को पकड़ लेता है तो वांग जी की इस हरकत से विंग बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा था और वो अपनी आंखें बंद कर लेता और विंग सीने में मतलब वांग जी के सीने में अपना सिर छुपा लेता है और
उसी तरह से विंग के साथ वांग जी के साथ जाने लगता है। जैसे ही विंग और वांग जी के रूम में पहुंच जाते हैं तो फिर वांग जी विंग को लेके उसके रूम में चले जाता है और वहाँ पे बेड पे लेटा देता है और कहते हैं तो तुम्हें फ्रेश नहीं होना है। इस पर विंग कहता है होना है। तो फिर वांग जी कहता है जाओ रूम में जाओ, मतलब वॉशरूम में जाओ और वहाँ जाके फ्रेश हो जाओ। जैसे ही वांग जी वॉशरूम में जाता है, देखता है तो जो गेट था वो आर पार वाला था, उसमें शीशा लगा हुआ था, ना कि कोई डोर। जिस पर विंग कहते वो ये रूम का वो इतना ही बोलता था। वांग जी कहता है इस रूम में जाओ, वहाँ पे तुम्हारे लिए बाथरूम में जाके फ्रेश हो जाओ। इस पर विंग कहता है बट ये शीशे का है। तो फिर वांग जी कहता है हाँ मेरा हमारा रूम है और हम मतलब इस रूम में कौन आने वाला है जो तुम्हें कोई नहाते हुए देख लेगा। ये बात बोलने के बाद वांग जी स्माइल करता है। तभी विंग कहता है ओह तो मैं मुझे मुझे इस रूम में नहाना है, मतलब वॉशरूम में। जिस पर वांग जी कहता है हाँ। तभी विंग कहता है बट मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर जाओ। इस पर विंग की बात सुनकर वांग जी कहते हैं बेबी तुम नाराज मत हो, जाओ अंदर जाओ, वहाँ पे एक कर्टन भी लगा, तुम वो लगा सकते हो। इस पर विंग कहता है ठीक है। और फिर विंग उस रूम में मतलब उस वॉशरूम में जाता है और वहाँ जाके कर्टन लगा लेता है और फिर नहाने लगता है। विंग नहाने के बाद कहता है अब मैं पहनूंगा क्या। तभी विंग देखता है वहाँ पे एक बाथरोब रखा था तो विंग वही पहन लेता है और बाहर आ जाता है, क्योंकि उसे पता था उसके रूम में इस रूम में कपड़े नहीं, और अगर वो वांग जी से मांगेगा तो वो शायद उसे कपड़े नहीं देगा। विंग को ऐसा लगता है इसलिए विंग पहले वांग जी को आवाज़ नहीं देता और ना ही विंग वांग जी से कुछ कहता है और फिर बाथरूम से वॉशरोब पहन कर बाहर आता है। जैसे ही बाथरूम से विंग वॉशरोब पहन के बाहर आता है, वांग जी विंग को देखने लगता है। वांग जी जब विंग को देखता है तो फिर वांग जी विंग को देखता रहता है, क्योंकि विंग ने सिर्फ बाथरूम पहना था और जिसमें से बाथरूम का वी शेप का गला बना हुआ था। तो वांग जी ये देख रहा था कि वांग जी विंग की नेक साफ साफ दिख रही थी और उसके बॉडी में जो पानी जो कि बूंदें गिर रही थी वो सब भी देख रहा था। वांग जी इस समय विंग को कुछ नहीं करना चाहता था, बट वांग जी जो कि उसके दिल में और दिमाग में जंग छिड़ चुकी थी कि वो क्या करे, वो विंग के साथ आगे बढ़े अपने रिश्ते में या वहीं रुक जाए। बट वांग जी क्या वहीं रुकने वाला, ये तो उसके दिमाग में चल रहा था ना, बट दिल में क्या चल रहा था वो तो आप सब और हम लोग समझ ही गए हैं। तो फिर चलो अब आप लोगों को वांगची और विंग की तरफ से तो बाय है, बट अब मेरी रामायण सुनने के लिए अभी आप रुक जाओ, क्योंकि अब मैं कल का पार्ट तो रिकॉर्ड कर चुकी थी जो शायद आप लोगों ने सुन भी लिया होगा। अब आप सोच लो मैं अब पका क्यों रही हूँ, तो बता देती हूँ। कल के दिनचर्या में कुछ गड़बड़ बताया था मैंने, शायद बहुत मुश्किल से मैंने वो रिकॉर्डिंग करी थी और उसे मैं फिर एडिटिंग कटिंग अपलोडिंग करती तो बहुत समय वेस्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से वो रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई थी। तो उसमें ना गड़बड़ करते हुए मैं आप पे इसमें थोड़ा और समय बर्बाद करते हुए आपको थोड़ी डिटेल दे देती हूँ। मेरा स्कूल 9:30 बजे शुरू होता है और ख़त्म 3 बजे होता है। अब 1 घंटा आने जाने में लगा लो तो 1 घंटा वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये रामायण पकाते हुए मैं आपको इसमें सब कुछ बता चुकी थी, तो बस रह गया था क्या कि मैं पढ़ती कब होंगी। तो मैं पढ़ती कब हूँ, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के और फिर रिकॉर्डिंग करती हूँ थोड़ा थोड़ा समय निकाल के, तो मैं बहुत पका चुकी हूँ। ये थोड़ी बहुत बकवास थी। देखो अब इतनी मुसीबत के साथ में आपके लिए रिकॉर्डिंग करती हूँ तो आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप लोग मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो, तो ध्यान से कर देना। ओके अब आज के बहुत पका चुकी हूँ, बाय बाय। शायद कल की रिकॉर्डिंग में आपको नहीं पकाऊंगी या अगली रिकॉर्डिंग हैप्पी न्यू ईयर तक आ जाएगी नहीं आएगी इसका नहीं पता। तो अभी से मेरे तरफ से आप सभी के परिवार के लिए हैप्पी न्यू ईयर। तो नए साल की शुभकामनाएं आप सभी को मिलती हैं और उसके साथ पुराने साल में जो भी हुआ उस सबको भूल के आप अपना नया साल बहुत ही हैप्पी अरे खुशियों पूर्वक बिताएं। मैं इसकी कामनाएं करती हूँ। भी मैंने बोला वो मुझे तो समझ में नहीं आया, बट आप लोगों को समझ में आ गया हो तो इसके लिए पता नहीं क्या कहना चाहिए, बट हैप्पी न्यू ईयर एंड बाय बाय गाइस।